हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चलें कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हम एक अति महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होंगे ना, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं, 5-5 हर सेक्शन से होते हैं, तो 15 नंबर कहीं नहीं गए। 100% यहीं से क्वेश्चन फंसने हैं। पूरे शिद्दत से लगे रहिए। पहला लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। ये सेकेंड लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। 10-10 क्वेश्चन का केवल एक लेक्चर होगा। 10 क्वेश्चन में ही हम आपको 30-35 क्वेश्चन दे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कौन से ऊर्जा को कह रहा है? विद्युत ऊर्जा को। किस में बदलना है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने वाला यंत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत मोटर होता है। ये क्या होता है? विद्युत मोटर, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कौन करता है? विद्युत मोटर। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा मोटर। अब जनरेटर का काम क्या होता है? जस्ट इसी का उल्टा। मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन? जनरेटर। अच्छा, जनरेटर को कभी कभी हिंदी में लिख देता है ना। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनित्र। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन पे चलते हैं। मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब क्या करता है? बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश, लाइट में, लाइट यानी प्रकाश में, ध्यान दीजिए, प्रकाश में प्लस ऊष्मा में क्या करता है? चेंज करता है। प्रकाश प्लस ऊष्मा दोनों। हीटर क्या करता है? हीटर, ध्यान दीजिए, हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें? केवल ऊष्मीय ऊर्जा में। किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा, हीट जनरेट करने में। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा हो गया? मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अब ये भला कौन सी है? ये वोल्ट मीटर है क्या? ध्यान दीजिए, अगर बात करें वोल्ट मीटर की, ठीक है, तो वोल्ट मीटर, ये प्रतीक यानी सिंबल इसका क्या होता है? ध्यान दीजिए, सिंबल क्या होता है? ऐसे ऐसे वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ना, बीच में भी लिखा होगा, ठीक है, ये वोल्ट मीटर हो गया। कैसे जोड़ते इसको परिपथ में? समांतर क्रम में। कैसे जोड़ते? समांतर क्रम में। अब एक होता है क्या चीज? एमीटर या अमीटर ना। इसका प्रतीक क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसका प्रतीक बीच में ए लगा देंगे ना। बीच में क्या कर देंगे? ए। इस टाइप से प्रतीक होगा, परिपथ में ये जुड़ा होगा। किस क्रम में जोड़ते इसको जोड़ते श्रेणी क्रम में। ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में। चूंकि ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होता है? धारा का मान समान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, धारा का मान समान होता है श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभव नापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। ध्यान दीजिए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है कौन? वोल्ट मीटर। एमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा। एमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा को मापता है। इस क्रम में लगा रहता है, श्रेणी क्रम में लगा रहता है। धारा का मान श्रेणी क्रम में क्या होता है? समान होता है। समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? ध्यान दीजिए, विभव समान होता है ना, विभव समान होता है, बट धारा असमान होती है। धारा असमान होती है किसमें? समांतर क्रम में। जबकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा का मान समान होता है, और विभव क्या होता है? विभव असमान होता है।
ध्यान दीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं ना, विभव असमान होता है और धारा का मान समान होता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, वोल्ट मीटर वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या जुड़ता है, एमीटर जुड़ता है। दोनों में जोड़ेंगे, जी नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और इनमें से कोई नहीं की बात ही नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। एकदम इंपॉर्टेंट लगा के छापिएगा, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है ना। हम लोग जानते हैं, एक चीज जानते हैं ना, क्या जानते हैं, सीक्वेंस जानते हैं। किस चीज का, वर्ण विक्षेपण की घटना का सीक्वेंस, यानी कौन सा कलर किस नंबर पे होता है, क्या लिखते हैं, विबग्योर लिखते हैं ना। नीचे से लिखते हैं वी फॉर वैलेट, वैलेट मतलब क्या, बैंगनी रंग, वैलेट मतलब क्या, बैंगनी। इंडिगो मतलब क्या चीज, जामुनी, इंडिगो मतलब जामुनी। बी फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई फॉर येलो, येलो मतलब पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब, हाँ ऑरेंज मतलब संतरा, है ना, नारंगी। ध्यान दीजिएगा। आर फॉर रेड, रेड मतलब लाल। ये 7 कलर हैं, ये सबसे ऊपर वाला कलर होता है। आप लोग जानते होंगे, जब प्रिज्म से प्रकाश किरण क्या होती है, पार होती है, तो विभिन्न रंगों में क्या होती है, इस टाइप से बट जाती है। और कितने रंगों में, लगभग 7 रंग में ना, 7 कलर, भटते बहुत सारे कलर हैं। ध्यान दीजिए, मेनली हमें दिखते ही 7 हैं, ठीक, 7 कलर। और ये 7 आपके सामने छपे हैं। सबसे नीचे होगा बैंगनी वाला और सबसे ऊपर होगा लाल वाला, ये सीक्वेंस है, ठीक है। बीच में आप सबको भर लीजिएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ध्यान दीजिए, जो लाल रंग है ना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, ध्यान दीजिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है किसका, लाल रंग का, तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक। जबकि प्रकीर्णन, ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलना, इस सबसे क्या होता है, कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का सेम उल्टा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम। तो अगर हम पूछें तो प्रकीर्णन क्या है, सबसे कम किसका, लाल रंग का, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका, बैंगनी रंग का। मतलब अगर ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो प्रकीर्णन का कौन सा क्रम मिलेगा आपको, प्रकीर्णन का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। क्यों, सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा इसका, तो बढ़ी तो रहा ऊपर से नीचे। मतलब सबसे कम इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा बैंगनी का, ठीक। लेकिन तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य जब नीचे से कहां जाइएगा, ऊपर, नीचे से कहां जाइएगा, ऊपर, तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम आपको मिल जाएगा, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा। हम अभी क्या बताया, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका है, बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रकीर्णन पूछेगा तब भी कर लीजिएगा, तरंग दैर्ध्य पूछेगा तब भी कर लीजिएगा। एक नोट करके लिख लीजिए, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो प्रकीर्णन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रकीर्णन जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तरंग दैर्ध्य के। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो ये इंसुलिन है ना, ये कहाँ से पहले रिलीज होता है, तो ध्यान दीजिए, ये अग्न्याशय से रिलीज होता है। कहाँ से, अग्न्याशय से ना, ठीक है। और अग्न्याशय क्या है, एक ग्रंथि है, क्या है, एक ग्रंथि है। अब इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन से शरीर की, हम लोगों के शरीर की, ठीक है। ये कौन सी ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि कितनी होती, 2 होती, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि को जब मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा, मिश्रित ग्रंथि। मतलब इसमें से हार्मोन्स अंदर भी रिलीज होते, बाहर भी रिलीज होते। तो अगर आपसे पेपर में पूछे मिश्रित ग्रंथि का नाम अग्नाशय,
ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम भी क्या है, अग्नाशय है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछ ले तो, सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे अगर पूछ ले तो क्या मारिएगा, तो यकृत मारिएगा ना। यकृत यानी क्या चीज, हाँ लीवर, ठीक है, लीवर यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो, सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी ना। पीयूष ग्रंथि अथवा मास्टर ग्रंथि कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है। तो आपसे क्या पूछा, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, या मतलब इंसुलिन की कमी से रोग पूछा है, कौन सा रोग होता है लिख लीजिएगा, हाँ मधुमेह है ना, मधुमेह होता है, ठीक है, मधुमेह हो जाता है, ठीक। किसकी कमी से रोग होता है, ये इंसुलिन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ध्यान दीजिएगा, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी रोग। कैंसर, कैंसर सेल का क्या होना, अनियमित रूप से डिवीजन हो जाना, है ना, सेल का अनियमित रूप से विभाजित हो जाना, ये क्या है, कैंसर। उपचार किससे करते, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते इसके उपचार में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मधुमेह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अगर मनुष्य में पूछा जाए गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते तो कितने जोड़े, 23 जोड़े। ध्यान दीजिएगा, 23 जोड़े लिख रहे हैं, मतलब अगर संख्या देखी जाए तो कितनी, 46 होंगे, ठीक है। तो देखिए दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे पूछा कितने जोड़े तो 23 जोड़े, पूछता कितनी पाई जाती तब 46 आंसर लगाइएगा, ठीक है। अब अगर बात कर लें कि कितने गुणसूत्र आपस में मैच करते मेल और फीमेल के, ध्यान दीजिए 22 जोड़े सेम रहते, 22 जोड़े क्या रहते, 22 जोड़े समान रहते हैं ना, समान रहते। बस एक जोड़ी अलग रहता है, फीमेल में एक्स वाई रहता है, ध्यान दीजिए, हाँ मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। देखिए एक गुणसूत्र केवल अलग होता है, ठीक, मेल में एक्स वाई दोनों, फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है। तो कभी कभी दे देता है मेल गुणसूत्र है तो एक्स वाई, फीमेल गुणसूत्र है एक्स एक्स, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कुल टोटल 22 जोड़े समान होते हैं। यही रीजन है कि मेल और फीमेल का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, समान होता है, बस कुछ ही पोर्शन अलग होते हैं जो इसी गुणसूत्र के कारण होते हैं, ठीक है। तो मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स, कुल टोटल कितने जोड़े, 23 जोड़े, कुल संख्या कितनी, 46। तो हमसे क्या पूछा है, कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होंगे, तो कितने जोड़े, 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर वाला। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है ना। अब उत्सर्जी अंग होते क्या है समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे अंग जो शरीर के अंदर बन रहे अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी मल मूत्र जो बाहर निकलता है ना जिस माध्यम से, ठीक है, और जिनके द्वारा निकलता है वही क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, जो किडनी होती है हमारी ना, हाँ किडनी की बात कर रहे हैं, ध्यान दे दीजिए। किडनी यानी क्या, वृक्क, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क, समझिएगा ना, हाँ वृक्क यानी किडनी, ठीक है। किडनी का काम क्या है, ब्लड को डायलिसिस करना ना, ब्लड को क्या करना, डायलिसिस करना। ब्लड डायलिसिस किडनी द्वारा होता है। अगर किडनी आपकी खराब हो जाती है ना तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधि से क्या करते हैं, ब्लड डायलिसिस कराया जाता है, ठीक है। चलिए तो किडनी का काम क्या है, हाँ ब्रिक, किडनी मतलब ब्रिक, ब्लड का क्या करता है, ये डायलिसिस करता है। कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का ये किडनी होता है ना, उसी टाइप का ये होता है, ठीक। तो किडनी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। क्या उत्सर्जित करता है, ध्यान दीजिएगा, जो हानिकारक हमारे शरीर में ना, यानी जो ब्लड में यूरिक एसिड हो जाता है ना, ब्लड में क्या मिलता है, यूरिक एसिड मिलता है, जिसे यूरिया के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, मूत्र मार्ग से ना, ठीक है। तो ये उत्सर्जी अंग क्या हो गया हमारे पास, किडनी यानी वृक्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वृक्क हो जाएगा। अगर हृदय की बात करें तो हृदय क्या है, हृदय ब्लड को पंप करने वाला व्यक्ति है ना, हृदय ब्लड को पंप करने वाला भाग होता है या अंग होता है। यकृत क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है,
हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। इसी में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जैसे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पित्तरस है ना। पित्तरस कहाँ पे निर्माण होता है इसका? यकृत में। स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा श्वसन प्रक्रिया वाला अंग है ना। इस क्या करता है? ब्लड में फेफड़ा, ध्यान दीजिए, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निचोड़ के बाहर निकाल लेता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है ना। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हैलोजन पूछा है। अब हम हैलोजन कहते किसे हैं? तो आवर्त सारणी में हम आप लोगों को बताए थे कुल कितने ग्रुप हैं? टोटल 18 ग्रुप है ना। टोटल कितने ग्रुप हैं? 18। 17 नंबर और 18 नंबर वाले ग्रुप की बात कर लेना। 17 नंबर और 18 नंबर वाले ग्रुप की बात करें, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें 17 नंबर में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन से ग्रुप में है? 17वें वाले में है। इसमें क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ना। ये क्या है? ये जो 18वें ग्रुप के तत्व हैं इसे अक्रिय गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? अक्रिय गैस, या फिर नोबल गैस भी बोला जाता है। कौन से ग्रुप को? 18वें ग्रुप के तत्व को। 17वें ग्रुप के तत्व को क्या बोलते हैं? हैलोजन परिवार के तत्व। तो अब अगर इसमें से आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो कौन है? फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ है या तत्व बोल सकते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? ग्रुप नंबर 17वें में, पहले नंबर वाला। ठीक है, चलिए अगर आपसे ये कह देता कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व कौन है जो ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है, तो ऋणात्मकता यही व्यक्ति प्रदर्शित करता, कौन? फ्लोरीन सबसे ज्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अम्ल का पीएच वैल्यू कितना? 7 से कम। 7 से कम अम्ल की पीएच वैल्यू। अगर बात करें माइलिक एसिड किसमें पाया जाता? किसमें पाया जाता? सेब में। इंपॉर्टेंट है। साइट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में, किसमें? खट्टे पदार्थों में साइट्रिक एसिड। ठीक है, या सिट्रिक एसिड भी लिखा होगा, सही बात है। लैक्टिक एसिड दूध प्लस दही है ना। हाँ, दूध प्लस दही में लैक्टिक एसिड। फार्मिक एसिड चींटी के डंक, हाँ चींटी के डंक, बिच्छू के डंक है ना। चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, खटाक से छापिएगा। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? जल के साथ क्रिया करता है ना, H2O के साथ, क्या बना देता है? CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही है बुझा हुआ चूना। ध्यान दीजिएगा, ये बुझा हुआ चूना है, जबकि ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना ना। हाँ, बिना बुझा हुआ चूना क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, अब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर CaO की बात कर लें तो ये बिना बुझा हुआ चूना है, और CaOH का ट्वाइस का बात कर लें तो ये बुझा हुआ चूना है। अगर CaCO3 की बात कर लें, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो यही क्या है? यही संगमरमर है ना। हाँ, संगमरमर है ना, संगमरमर हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा हमसे? बुझा हुआ मतलब बिना बुझा हुआ चूना, यानी क्या? कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना ये हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर ये हो गया, और ये NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं, यानी कि खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या करेक्ट हो गया? CaO। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए, क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या कितनी है? कुल वर्ग कितने? 18। आवर्त कितने हैं? 7। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन था। वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7 है। वर्ग ऐसे ऐसे लाइनें होंगी, आवर्त इस टाइप से होगा। तो टोटल 7 आवर्त है और टोटल वर्ग की संख्या 18 है। आपसे क्या पूछा है? कुल कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हो गए? 18। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है साथियों,
तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।